नमस्कार मित्रों, मैं कुंवर अमित सिंह डागुर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अपना टॉपिक चल रहा था भारत के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता। और इस टॉपिक में अभी तक अपन ने बहुत से नेताओं के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता के बारे में, जिन्हें ऑफिशियल नेताजी के नाम से संबोधित किया गया था, और उनकी जीवनी, उनके द्वारा किए गए संघर्ष और आज़ादी के लिए किए गए प्रयासों, उनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, ये क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी क्योंकि उनके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी है, ज़्यादा जानकारी अपने को चाहिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सुभाष चंद्र बोस के बारे में। आज की क्लास अपनी सुभाष चंद्र बोस के बारे में होने वाली है। जैसा कि हर एक क्रांतिकारी, हर एक राष्ट्रवादी नेता के बारे में अपन ने पढ़ा, तो सबसे पहले उनके जन्म से लेकर के उनकी मृत्यु तक को पढ़ा अपन ने। तो इनकी भी बारे में हम पहले बात करते हैं, इनके जन्म से संबंध की। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा में। कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में। और जगह का नाम था कटक। कहाँ पर? कटक उड़ीसा। ये इनके जन्म का स्थान था। देखिए, पिता इनके एक जाने माने वकील थे जिनका नाम था जानकी दास बोस, जो पेशे से क्या थे? वकील, प्रसिद्ध वकील। और इनकी माता का नाम प्रभावती था, जो एक सामान्य गृहिणी थी। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा, जो मैट्रिक तक की शिक्षा है, वो 1913 तक कंप्लीट कर ली थी। और उसके बाद में उच्च शिक्षा के लिए सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता आ गए। उच्च शिक्षा हेतु 1914 में ये कहाँ पहुंच गए? कलकत्ता। ध्यान दीजिए मित्रों, इस समय 1914 में विश्व पटल पर एक बहुत बड़ी घटना घटित हो रही थी। और वो घटना क्या थी? वो थी प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए कलकत्ता आ चुके थे, लेकिन इनका पढ़ाई में थोड़ा सा कम मन लगा। इनके अंदर विरक्ति का भाव आ गया, यानी एक तरह से ये किससे जुड़ गए? आध्यात्म से जुड़ गए, धर्म से जुड़ गए। और अपने मन की शांति के लिए उस समय के बड़े आध्यात्मिक केंद्रों, आप मथुरा ले लीजिए, गया जी ले लीजिए, वृंदावन ले लीजिए, ऋषिकेश ले लीजिए, वाराणसी ले लीजिए, हरिद्वार ले लीजिए, इन सभी जगहों पर ये निकल गए 1914 में। और घूमे फिरे, और लेकिन कहीं भी इनको शांति नहीं मिली, तो ये वापस कहाँ आ गए? वापस पहुंच गए कलकत्ता। और वापस कलकत्ता आकर के पूरी तरह से अब इन्होंने अपना मन बना लिया कि अब मुझे राजनीति की तरफ जाना है।
और 1914 में ही इनके द्वारा राजनीति में प्रवेश किया गया। यानी उच्च शिक्षा हेतु कलकत्ता पहुंचे। कलकत्ता में फिर आध्यात्म की तलाश में मथुरा, वृंदावन, गया, ऋषिकेश, हरिद्वार सब जगह घूम लिए, बात नहीं बनी, वापस आ गए। वापस आकर के और फिर राजनीति की तरफ इन्होंने रुख किया, राजनीति में इन्होंने प्रवेश किया। यहां तक का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? अब देखिए, उस समय राजनीति में इनके द्वारा जो प्रवेश किया गया उसका मुख्य जो कारण था वो ये था कि ये भारतीयों को उनके अधिकार दिलाना चाहते थे। भारतीयों के साथ में जो, हालांकि इतनी समझ विकसित नहीं हुई थी, इन्होंने जब देखा कलकत्ता में ट्राम चल रहे हैं, रेलगाड़ियां चल रही हैं, उनमें भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, अंग्रेज भारतीयों के साथ में असामान्य व्यवहार करते हैं, सामान्य व्यवहार नहीं करते थे, उनसे प्रेरित हुए और प्रेरित होकर के इन्होंने पूरी तरह से पॉलिटिक्स में आने का निर्णय ले लिया, निश्चय कर लिया, राजनीति में प्रवेश कर लिया। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब एक तरफ इनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ और मैंने कहा दूसरी तरफ एक घटना चल रही है 1914 से 18 तक, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने एक चीज का एनालिसिस किया कि भैया बिना सैनिक शक्ति के, बिना सैन्य ताकत के भारत को किसी भी प्रकार से आजादी नहीं मिल सकती। कि बिना सैन्य ताकत के भारत को किसी भी प्रकार से स्वतंत्रता प्राप्त हो नहीं सकती। कोई भी राष्ट्र बिना सैन्य शक्ति के अपनी स्वतंत्रता को कायम भी नहीं रख सकता और यदि वह गुलाम है तो वह आजाद हो भी नहीं सकता। क्लियर? यहां तक कि अब इन्होंने प्रारंभिक जो राजनीति की वो कलकत्ता में की, उसके बाद में ये शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से ही अब इंग्लैंड चले गए। कहां चले गए? इंग्लैंड चले गए। कब? तो 1919 में। इनका इस समय इंग्लैंड जाने का जो उद्देश्य था वो था भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा देना। उस समय इंग्लैंड में होती थी। उसका नाम था, आज तो आईएएस है, उस समय नाम था आईसीएस। आईसीएस की परीक्षा देने। और भैया 1920 में जब रिजल्ट आया तो ये सफल भी हुए 1920 में। और इनकी जो रैंक थी वो थी 4th, चौथी रैंक से ये पास हुए। पास हो गए। पास होने के बाद में लेकिन इनका मन जो था वो पूरी तरह से विचलित हो चुका था। इन्होंने ये निर्णय ले लिया था कि भैया मेरे को ये नौकरी नहीं करनी, और नियुक्ति से पहले ही हाथ जोड़ लिए, त्याग पत्र दे दिया। यानी 1920 में इन्होंने आईसीएस में नियुक्ति से पहले ही, नियुक्ति से पूर्व ही त्याग पत्र दिया। और ऐसा करने वाले ये प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। वही बात हो गई ना, बोले मैं अंग्रेजों की नौकरी करूंगा तो फिर अंग्रेजों को भगाएगा कौन, वो विचार। तो
इंग्लैंड कब गए? 1919 में। किस लिए गए? आईसीएस की परीक्षा देने के लिए। और 1920 में सफल हुए, चौथी रैंक के साथ में। लेकिन इन्होंने नियुक्ति से पहले ही अपने पद से क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था और भारत लौट गए, यहां से वापस भारत आए। और जब भारत पहुंचे 1921 में, कहां पहुंचे? बंबई। भारत पहुंचे, ये जुलाई का माह था। उस समय इनकी आयु 1921 मतलब स्टार्टिंग तो जन्म तो लगभग 23 साल की उम्र थी। और 1921 में ये बंबई पहुंचे और किससे मिले? गांधी जी से मिले। क्लियर? गांधी जी से मिले उस समय, और यहां से मिलकर के बंबई से पहुंच गए कलकत्ता। इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं यहां पर। कलकत्ता जाकर के वहां पर मिले ये चित्तरंजन दास से, CR दास से। बहुत नाम सुना होगा इनका आपने। चित्तरंजन दास से मिले और चित्तरंजन दास को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया। आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है एग्जामिनर, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो CR दास यानी चित्तरंजन दास। एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना आपको, क्लियर? कि लगभग 23 वर्ष की आयु में ये पहुंच चुके थे कहां पर? बंबई। बंबई से कलकत्ता, कलकत्ता पहुंचकर चित्तरंजन दास से मिले और उनको अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। यहां से अब चित्तरंजन दास ने इनको भारत की राजनीति के बारे में बताया। इनका रुख आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभ से ही राजनीति की तरफ ये रुख कर चुके थे, तो इनका विचार प्रारंभ से ही राजनीति की तरफ था। लेकिन चित्तरंजन दास के पास आने के बाद में या चित्तरंजन दास के सानिध्य में आने के बाद में इनको भारत की राजनीति का ज्ञान हुआ। इतनी बात समझ में आ गई? अब इधर चलते हैं, एक और पॉइंट बताता हूं। जिस समय ये भारत आए थे, ये जो समय चल रहा था, इस समय गांधी जी ने एक आंदोलन चला रखा था, असहयोग आंदोलन। और ये इन्होंने गांधी जी का समर्थन, गांधी जी के समर्थक भी थे ये असहयोग आंदोलन के दौरान। इसी आंदोलन के दौरान ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ वेल्स के प्रिंस भारत आए। इस बात का सुभाष के द्वारा विरोध किया गया। और ध्यान दीजिए, जब गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, उस समय भी इन्होंने कहा था कि जब देश की जनता का उबाल पूरे चरम पर था, उस समय इस आंदोलन को वापस लेना राष्ट्रीय मूर्खता है। इन्होंने विरोध किया था इस बात का कि आपने आंदोलन वापस क्यों लिया, वही चोरा चोरी कांड के बाद में। तो एक बात समझिए, असहयोग आंदोलन के दौरान भारत कौन आया? प्रिंस ऑफ वेल्स। और प्रिंस ऑफ वेल्स जब आया तो सुभाष के द्वारा क्या किया गया? विरोध किया गया। और इसी समय जो इनके गुरु थे जिनका नाम था चित्तरंजन दास, वो भी और सुभाष भी, दोनों को कहां डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया। प्लस इनके समर्थक जो भी थे, इनके सहयोगी जो थे, उन सभी को जेल में डाल दिया गया। तो आपसे पूछे कि भैया इनको
पहली बार जेल कब भेजा गया, तो आप कहेंगे 10 दिसंबर 1921 को पहली बार ये जेल गए थे। क्लियर? तो 10 दिसंबर 1921 को इनको कहाँ भेज दिया गया? जेल भेज दिया गया। अब यहां से कुछ समय बाद रिहा हुए और रिहा होने के बाद में इनके द्वारा एक समाचार पत्र चलाया गया, एक समाचार पत्र का संपादन किया गया। और वो समाचार पत्र, ये आपको बिल्कुल इसका नाम आपको याद रखना है, बांग्लार कथा। ये शायद बहुत से मेरे साथी ऐसे होंगे जो समाचार पत्र का नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे। बांग्लार कथा नामक समाचार पत्र का संपादन किया। बांग्लार कथा, ये क्या था? समाचार पत्र। और इसका क्या क्या इन्होंने संपादन किया। इसके संपादक कौन बने? सुभाष चंद्र बोस। ये बात ध्यान में आ गई। जेल गए, जेल से वापस आए, वापस आने के बाद में एक न्यूज़पेपर चलाया। न्यूज़पेपर का नाम क्या था? बांग्लार कथा। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है। अब आगे बात करते हैं। अब देखिए 1923 का समय आ गया और 1923 में कलकत्ता में चुनाव हुए। आम चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वहां पर निगम के चुनाव हुए थे। और इस निगम चुनाव के अंदर सुभाष को कलकत्ता निगम का मुख्य कार्यकारी बनाया गया। इस कार्य में, ये कार्य करने में, यानी इनको ये पद दिलवाने में सबसे बड़ी भूमिका जो थी वो किसकी थी? इनके गुरु C.R. दास की। किसकी? C.R. दास की। अब जैसे ही इनको ये अधिकारी नियुक्त किया गया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जैसे इनको नियुक्त किया गया, ये पूरी तरह से निगम के कार्यों में व्यस्त हो गए। लेकिन इनका ध्यान अभी भी पूरी तरह से भारतीय राजनीति पर है, अंग्रेजी सरकार की नीतियों पर है। अब क्या करेंगे? 1923 का समय तो आ गया। अब कुछ समय बाद देखो, एक समाचार पत्र का मैंने अभी जिक्र किया, उसके बाद में कुछ समय बाद यानी 1923 का समय आ गया। 1923 का ही समय था। इस समय 1923 की बात बताई और इसके बाद में इनके द्वारा, इनके जो गुरु थे जिनका नाम था C.R. दास, C.R. दास ने क्या किया? एक समाचार पत्र था जिसका नाम था फॉरवर्ड। और इसका संपादक किसको बना दिया? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड नामक समाचार पत्र का संपादक किसको बना दिया? पूरी किसको बना दिया? सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए, अब अंग्रेजी सरकार के निशाने पर आया ये समाचार पत्र। और समाचार पत्र जैसे ही निशाने पर आया तो 1924 में, 1923 में ये काम किया, 1924 में इनके ऊपर सरकार के द्वारा आरोप लगाए गए। और आरोप क्या थे? वही क्रांतिकारी गतिविधियों के। और आरोप लगा करके अक्टूबर माह में इनको पुनः जेल भेज दिया गया। और ये जेल ज़्यादा प्रसिद्ध है, कई बार पूछी भी जा चुकी है। कहाँ भेजा गया?
तो आप कहोगे मांडले जेल। और अक्टूबर से ये लगभग 2 वर्ष तक जेल में रहे। कहां भेजा गया? मांडले जेल में इनको भेज दिया गया। ठीक है। अब यहां से मांडले से इनका स्वास्थ्य खराब हुआ तो 2 वर्ष के बाद में इनको कलकत्ता लाया गया। अभी ऐसा नहीं है कि रिहा कर दिया गया, रिहा नहीं किया है। 2 साल मांडले जेल में रहे, वहां से कलकत्ता लाए गए और फिर कलकत्ता से इनको 1927 में क्या किया गया? रिहा किया गया। कारण क्या था? स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इनको रिहा किया गया। तो देखिए 1924 में कैद किया गया, 2 वर्ष तक लगभग यहाँ रहे और फिर कुछ माह ये यहाँ पर रहे और फिर इनको मई में रिहा किया गया कलकत्ता से। ये कारण क्या था? फॉरवर्ड समाचार में कुछ क्रांतिकारी विचारों को लिखने के कारण क्रांतिकारी गतिविधियों का इनके ऊपर आरोप लगाया गया जब सुभाष चंद्र बोस को जेल में डाला गया था। कौन सी जेल में डाला गया? मांडले जेल में डाला गया। क्लियर? अब उसके बाद में, अब देखो उम्र 27 के आसपास, ये लगभग 30 साल के हो चुके थे। क्लियर? 1927 में जैसे ही रिहा हुए, रिहा होते ही राजनीति में सक्रिय हो गए। पूरी तरह से अब राजनीति में सक्रिय हो गए, राजनीतिक कार्य विधियों में लग गए, राजनीतिक कार्य करने लग गए। और अब इन्हें बंगाल की जो कांग्रेस कमेटी थी, इसका क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। तो बंगाल कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष कब बनाया गया? 1927 में। उस समय इनकी आयु कितनी है? लगभग 30 साल की इनकी उम्र थी। उस समय सुभाष चंद्र बोस को बंगाल की कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। अब देखिए ये वही समय है, एक घटना से और जोड़ रहा हूं, ये वही समय है जब साइमन कमीशन भारत आया था। 360 डिग्री पढ़ो आप, 360 डिग्री समझेंगे, चारों तरफ से समझेंगे, तभी जाकर के टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। 1927 में क्या हुआ? साइमन कमीशन भारत आया और इनके द्वारा इस साइमन कमीशन का विरोध किया गया। जिस प्रकार से पंजाब में लाला जी के नेतृत्व में किया गया था, उसी समय उसी तरह बंगाल में विरोध का नेतृत्व था वो किसके हाथ में था? वो सुभाष चंद्र बोस के हाथ में था। तो बंगाल में, संपूर्ण बंगाल के अंदर, समस्त बंगाल में जो समस्त बंगाल के युवा थे, युवाओं के द्वारा, युवाओं का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सुभाष चंद्र बोस, जो खुद भी एक युवा ही थे, तो उनके द्वारा पूरी तरह से इसका विरोध किया गया। क्लियर? अब देखिए इसी समय कांग्रेस के द्वारा, अब देखो बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके थे, साइमन कमीशन का विरोध किया तो पूरे देश की जनता की नजर में आ चुके थे सुभाष चंद्र बोस। इसी समय, इसके कुछ समय बाद 1928-29 में कांग्रेस द्वारा महामंत्री का पद बनाया गया। कांग्रेस के पद तो पहले भी था, कांग्रेस के महामंत्री बनाया गया इनको। और इस समय कांग्रेस के द्वारा 3 महामंत्री बनाए गए थे, जिनमें सुभाष चंद्र बोस, शोएब कुरैशी और जवाहरलाल नेहरू
जवाहरलाल नेहरू। तो इस समय ये कांग्रेस के क्या बने, महामंत्री बन चुके थे। क्लियर। और इसी समय इनको अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस, जो व्यापारियों को का समूह में कह लीजिए, जो या फिर अपन ये कह सकते हैं जो मजदूरों का संघ कह लीजिए, उसका भी अध्यक्ष बनाया गया। तो इसी समय अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। उन्नीस सौ 27-28 का जो साल था, जो समय था, उस समय वो समय सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक करियर में उछाल का समय कह सकते हैं, जिस समय भारतीय जनता के समक्ष वो पूरी तरह से एक युवा नेता के रूप में उभरे। इस समय समझिए, सुभाष चंद्र बोस इस पद पर पहुंच चुके हैं, उस पद पर पहुंच गए थे, और इनके द्वारा जो भी भारतीय युवक थे, भारतीय युवाओं को नेतृत्व प्रदान करने का कार्य, क्योंकि भारतीय जो युवा थे वो थोड़ा सा अलग सोचते थे, कांग्रेस की विचारधारा में भी युवा अलग सोचते थे, बुजुर्ग सदस्य अलग सोचते थे। तो उस समय युवाओं को नेतृत्व जो प्रदान किया गया वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। समझिए, मैंने अभी जिक्र किया, कांग्रेस के भी अंदर दो प्रकार की विचारधाराएं थी, एक नरमपंथी और एक गर्मपंथी। सुभाष गर्मपंथी विचारधारा को सपोर्ट करते थे। किसको? गर्मपंथी, यानी विरोध किसका करते थे? नरमपंथी विचारधारा का पूरी तरह से सुभाष के द्वारा विरोध किया गया। यहां तक की बात समझ में आ गई सबको? नेक्स्ट, अब देखिए, हम 1927-28 के साल की बात कर रहे हैं। आगे इसमें एक पॉइंट और जोड़ते हैं। 1928 में क्या हुआ कांग्रेस का, कि कलकत्ता कार्य समिति का अधिवेशन हुआ। कांग्रेस कार्य समिति का अधिवेशन, और यह अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो आप कहेंगे कलकत्ता में। कांग्रेस कार्य समिति का अधिवेशन कहां पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। क्लियर? अब इस कांग्रेस, यहां पर देखिए, इस अधिवेशन में सुभाष के द्वारा गांधी जी का विरोध किया गया। विरोध का कारण समझिए, विरोध का कारण क्या था कि गांधी जी के द्वारा डोमिनियन स्टेट मांगा गया, यानी औपनिवेशिक राज्य। कांग्रेस गांधी जी के द्वारा औपनिवेशिक राज्य की मांग की गई, और उसी समय इस अधिवेशन में सुभाष के द्वारा उनका विरोध का प्रमुख कारण क्या था कि सुभाष ने कहा कि हमें तो क्या चाहिए? पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। हम डोमिनियन स्टेट में या औपनिवेशिक राज्य में किसी प्रकार का बिलीव नहीं करते। हमें क्या चाहिए? हमें स्वतंत्रता चाहिए। इस बात को लेकर के जैसे गांधी जी ने डोमिनियन स्टेट की बात कही, तो इनके द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही, और ऐसा माना जाता है कि पूर्ण स्वतंत्रता की बात करने वाले
सुभाष प्रथम व्यक्ति थे। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये कलकत्ता में जो बैठक हुई थी, उस बैठक में ये विरोध दर्ज कराया था सुभाष चंद्र बोस ने। क्लियर। अब इसके बाद कुछ समय के लिए सुभाष चंद्र बोस जो थे वो कांग्रेस की राजनीति से अलग हो गए, फिर वापस कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हुए, और सक्रिय होने के बाद में सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव, जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है 1938 और 1939 सुभाष चंद्र बोस से, तो 1938 में ये क्या हुए, कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी से इनके मतभेद धीरे 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 बढ़ते जा रहे थे, और ये जो अधिवेशन हुआ था, ये अधिवेशन कहलाता है हरिपुरा अधिवेशन। एक चीज समझना, सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का कार्य सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, और इस समय इनकी जो आयु थी वो थी 41 ईयर। 41 वर्ष की आयु में ये कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अंदर अध्यक्ष चुने गए। यहां तक तो कोई बात नहीं थी, ये जनवरी में हुआ था चुनाव, ध्यान दीजिए। उसके बाद में अगला साल 1939 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ त्रिपुरी में। और त्रिपुरी अधिवेशन में क्या हुआ, इंपॉर्टेंट बात, कि 2 उम्मीदवार थे। एक का नाम था पट्टाभी सीता रमैया, और एक का नाम था सुभाष चंद्र बोस। पट्टाभी सीता रमैया, सुभाष चंद्र बोस, 2 उम्मीदवार। पट्टाभी सीता रमैया गांधी जी द्वारा समर्थित यानी पट्टाभी सीता रमैया का समर्थन किसके द्वारा किया गया था, यानी आप ये कह सकते हैं पट्टाभी सीता रमैया को किसके द्वारा खड़ा किया गया था, तो गांधी जी के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीता रमैया के बीच में ये चुनाव लड़ा गया, और इस चुनाव में क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस विजयी हुए। विजयी होने के बाद में इनके गांधी जी से मतभेद हो गए, गांधी जी ने इनका विरोध किया गया। जब गांधी जी ने विरोध किया तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया गया, और त्यागपत्र देने के बाद में इनके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नया अध्यक्ष चुनाया गया, नया अध्यक्ष बनाया गया। कब की बात है ये, 1939 अधिवेशन त्रिपुरी। किसको हराया, पट्टाभी सीता रमैया को। गांधी जी के विरोध के कारण त्यागपत्र दे दिया, और शेष अवधि के लिए जो अध्यक्ष चुने गए वो किसको बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद को। अब इसी समय इनके द्वारा एक दूसरा काम किया गया, ध्यान दीजिए। आपको मैंने बताया था कि CR दास के द्वारा फॉरवर्ड नामक समाचार पत्र चलाया गया था, और उसका संपादक जो बनाया गया था वो सुभाष चंद्र बोस को बनाया था उन्होंने। अब इन्होंने जैसे ही त्यागपत्र दिया, त्यागपत्र देने के बाद में इनके द्वारा
मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। एक नया दल बनाया गया जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, और ये घटना कब की है? तो 1 मई 1939 की। ध्यान दीजिए, इस फॉरवर्ड ब्लॉक को जो वामपंथी विचारधारा के लोग थे उनका समर्थन तो प्राप्त था ही, युवाओं का समर्थन भी प्राप्त था, प्लस कांग्रेस के भी बहुत से लोगों का समर्थन प्राप्त था। किसको? फॉरवर्ड ब्लॉक को। स्थापना कब की गई? 1 मई 1939। ये कारण आप समझ चुके हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना क्यों हुई थी, क्योंकि गांधी जी के द्वारा उनके अध्यक्ष पद का विरोध किया गया। दूसरी बात, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये जो विरोध का कारण था यहां पर, इसका कारण गांधी जी की अहिंसा की नीति थी। अहिंसा की नीति कैसे? सुभाष चंद्र बोस ये चाहते थे कि भारत को यदि आजाद करवाना है तो भारत की आजादी जो है वो सशस्त्र विद्रोह से ही होगी। मैंने पहले कहा था कि इन्होंने पहले भी ये बात कही थी कि बिना सेना की सहायता, बिना सैन्य सहायता के भारत आजाद नहीं हो सकता। बिना सैन्य शक्ति के कोई भी देश अपनी स्वतंत्रता कायम नहीं रख सकता। गांधी जी के द्वारा इस बात का विरोध किया गया। गांधी जी चाहते थे कि भैया कैसे आज़ादी लेनी है अपने को? अहिंसा के मार्ग पर चल करके। इस वजह से दोनों के बीच में मतभेद हो गए, दोनों के बीच में दोनों का विरोध, इनके गांधी जी के द्वारा इनका विरोध किया गया, इनकी सशस्त्र क्रांति की नीति का। इस वजह से दोनों के बीच में विरोध होने के कारण विद्रोह इनके द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई? फॉरवर्ड ब्लॉक तक मई 1939। अब 1939 का ही साल है, इसमें एक और घटना इंपॉर्टेंट घटित हुई, और वो आपको पता ही है कब हुई थी? सितंबर के माह में 1939 में। ये पूरे विश्व पटल पर घटित एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसका नाम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। बहुत महत्वपूर्ण घटना थी जिसका नाम क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध जब प्रारंभ हो गया, अब आपको पता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी हो चुकी थी, और फॉरवर्ड ब्लॉक के आप ये कह सकते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक जो पूरी तरह से किसके हाथ में था? सुभाष चंद्र बोस के हाथ में। कांग्रेस अलग विचारधारा, फॉरवर्ड ब्लॉक की अलग विचारधारा। और जैसे ही विश्व युद्ध शुरू, फॉरवर्ड ब्लॉक फोरम में आ गया। और फॉरवर्ड ब्लॉक ने क्या किया? सरकार, अंग्रेजी सरकार विरोधी कार्य शुरू। इनको पता था कि अंग्रेज सरकार अब पूरी तरह से युद्ध में उलझी हुई है, तो अगर हम ये काम करेंगे तो इस समय सरकार की स्थिति कमजोर है और हम भारत को आज़ाद करवा सकते हैं। और इसी समय जो उन्होंने गांधी जी से भी आग्रह किया कि आप लोग मेरा साथ दीजिए इस कार्य में, जो मैं जैसा कार्य करना चाह रहा हूँ उससे भारत को त्वरित रूप से आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं नहीं, ये तो वर्ल्ड युद्ध के समाप्त होने के बाद ही हम अंग्रेजों से लड़ेंगे, क्योंकि इस समय वो तो बेचारे परेशान हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि दुश्मन के ऊपर उस समय वार नहीं करना चाहिए जब वो बेचारा परेशान हो। सुभाष चंद्र बोस जस्ट इसके अपोजिट सोचते थे। उन्होंने सोचा कि अगर इस समय हम अगर चाहें, अगर इस समय प्रयास करें तो अंग्रेजी सरकार जो पूरी तरह से घिरी हुई है
वो भारत को आज़ादी दे सकती है। लेकिन गांधी जी ने इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कार्य शुरू हो चुके थे पूरी तरह से, और इसी समय सुभाष को जेल भेज दिया गया। जेल कब भेजा गया? 1940 में। 1940 की जुलाई की घटना थी और इनके ऊपर केस लगाया गया। ये जुलाई की घटना है, भारतीय सुरक्षा कानून के तहत। क्या कार्य किया था इन्होंने ऐसा? एक होलवेल स्मारक था, और उस स्मारक को तोड़ने का आरोप था। इनके ऊपर, और जुलाई 1940 में इनको जेल भेज दिया गया। 4 जुलाई के दिन इनको जेल में डाल दिया गया था भारतीय सुरक्षा कानून के तहत। क्लियर? मैंने आपको बताया कि सुभाष चंद्र बोस जो थे, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक जो था, वो पूरी तरह से इसी समय इस युद्ध के दौरान ही भारत को आजाद करवाना चाहता था, और इसके लिए उनके द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया कि हमें अंग्रेजों के दुश्मनों से सहायता लेनी चाहिए। और अगर सुभाष चंद्र बोस की यह बात मान ली जाती तो उस समय बहुत से देश तैयार थे जो अंग्रेजों के विरोधी थे, और वो भारत को सहायता देने के लिए भी तैयार थे। लेकिन गांधी जी के द्वारा ऐसा कार्य नहीं किया गया। क्लियर? और इस बात की वजह से ही उनके और गांधी जी की फिर अनबन गया के मतलब मतभेद उनके चलते ही रहे। अब देखिए, जुलाई में 4 जुलाई को उनको जेल में डाला गया। अब इन्होंने सोचा अगर जेल में तू रहेगा तेरे को छुड़ाने वाला तो कोई आने वाला नहीं है, इसलिए तेरे को बाहर कैसे निकलना है। तो इनके द्वारा क्या की गई? भूख हड़ताल शुरू कर दी गई। जानबूझ करके इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। कब? तो आप कहेंगे सॉरी, नवंबर 1940 में। नवंबर 1940 में भूख हड़ताल शुरू की, और इससे इनको जेल से रिहा कर दिया गया। कब? 17 दिसंबर 1940 को। क्योंकि खाना वाना खा नहीं रहे थे, मर जाएंगे, तो इस वजह से जेल से रिहा हो गए। रिहा तो हो गए, लेकिन सरकार के द्वारा अभी भी इनके ऊपर निगरानी रखी गई कि भैया इसके ऊपर, इस बंदे के ऊपर नजर रखो, कहीं ये चकमा दे करके कोई ऐसा काम ना करते। फिर भी सुभाष चंद्र बोस एक दिन वेश बदला, वेश धारण किया पठान का वेश धारण करके 16 फरवरी 1941 को ये गायब हो गए। किसी को नहीं पता चला कि सुभाष चंद्र बोस कहां चले गए, किस स्थिति में है। क्लियर? गायब हुए थे। मैंने कहा कि ये क्या चाहते थे, अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि ये विदेशी ताकतों से, जो अंग्रेजी सरकार की विरोधी विदेशी ताकतें थी, उनसे सहयोग लेना चाहते थे। तो ये गायब हुए थे सहयोग के लिए। कौन सा सहयोग? विदेशी सहयोग के लिए। कोई पता नहीं चला। भारत से गायब होने के बाद में कई देशों में गए, जिनका बाद में इनके द्वारा, खुद के द्वारा बताया गया। ये भारत का
का जो क्षेत्र था, कलकत्ता से पेशावर पहुंच गए और पेशावर से सीधे पहुंचे रूस और रूस से पहुंच गए बर्लिन, जर्मनी। क्लियर? पूरे भारत में किसी को अभी तक नहीं पता था कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ हैं और वो छुप छुपा करके रूस के रास्ते पहुंच चुके थे। कहां पर? बर्लिन में। क्लियर? 8-9 महीने का वक्त हो चुका था, किसी को नहीं पता सुभाष कहाँ है। एक दिन बर्लिन रेडियो पर, उस समय रेडियो था, बर्लिन रेडियो पर सुभाष चंद्र बोस की आवाज आती है। सुभाष चंद्र बोस देश को या विश्व को संबोधित करते हैं, विश्व को एक बात कहते हैं। यानी इनके द्वारा 8-9 महीने तक अपनी पहचान छुपा करके घूमते रहे और फिर बर्लिन रेडियो पर जाकर के इन्होंने भारतीय जनता को संबोधित किया कि अब वक्त आ चुका है कि इस अंग्रेजी सत्ता को का जूड़ा उखाड़ के फेंक देना चाहिए, हमें अंग्रेजी सरकार का पूरी तरह से विरोध करना चाहिए और ये बिना विदेशी सहयोग के संभव नहीं है और इसी के लिए मैं विश्व के विभिन्न देशों में की यात्रा कर रहा हूं। क्लियर? और अब दूसरी तरफ एक चीज समझिए, यहां पर जब ये पहुंचे तो ये इस बात को समझ चुके थे, अगर मैं मेरे नाम से जाऊंगा तो मेरे को तुरंत पकड़ लिया जाएगा। तो ये किस नाम से गए थे? इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था और इन्होंने अपना नाम रखा ओरलैंडो माजोटा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओरलैंडो माजोटा, यानी किस नाम से इन्होंने भारत छोड़ा था? इस नाम से भारत छोड़ा था, ओरलैंडो माजोटा। क्लियर? अब देखो, अब ये बर्लिन में है, बर्लिन में यानी जर्मनी में इनके द्वारा क्या कार्य किए जाएंगे, उसके बाद ये कैसे जापान पहुंचेंगे, जापान में इनके द्वारा क्या क्या कार्य किए जाएंगे, इन सभी बातों की जानकारी हम लेंगे अगली क्लास में, यानी सुभाष चंद्र बोस पार्ट 2 में। हो सकता है पार्ट 3 भी बन जाए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में भारतीय स्वतंत्रता के लिए सुभाष चंद्र बोस के किए गए त्याग और बलिदान को पढ़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।